गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्स नट जो कि एक यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी की सिविक्स की सीरीज़। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कानून की परिभाषा और कानून के स्रोत भाग 1। ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन उठा लीजिए और अपने दिमाग के जो नट बोल्ट है खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कानून की परिभाषा और कानून के स्रोत और कानून का अर्थ, कि कानून क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। कानून। कभी आप लोगों ने सोचा कि कानून होता क्या है, कैसी चीज़ होती है, बनी कैसे, इसका इतिहास क्या है? हम लोग अपने दैनिक जीवन में हर कोई कानून का पालन करता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो घर से बाहर हो, वो हमेशा कानून के नियमों से बंधा रहता है। तो आपने सोचा है कि कानून का पालन क्यों करते हैं हम? अगर कानून का पालन ना करें तो क्या होगा? आखिर कानून का कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्या मतलब है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, बात करते हैं हम कानून की। देखो, कानून का जो संबंध होता है ना, वो आचरण से होता है। किससे होता है? आचरण से होता है। कानून का संबंध आचरण से होता है। क्यों? क्योंकि आचरण ही कानून को फॉलो करता है। कानून का संबंध आचरणों के कुछ नियमों से है। आचरण के कुछ नियमों से है। देखो, मान लीजिए चोरी करना गुनाह है। चोरी करना गुनाह है, तो ये हम आचरण में ले लेंगे कि चोरी नहीं करना है, ये हमारे आचरण में आ गया। और जब हम इसे आचरण में ले लेंगे तो हम नियम से बन जाएंगे कि अगर हमने चोरी की तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, जिसके लिए क्या बना है? नियम बने। ठीक है, तो कानून का सीधा सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि कानून का संबंध आचरण के कुछ नियमों से है। ये तो हमने मोटा मोटा अर्थ समझा। कानून के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, कानून कानून जो शब्द है, कानून जो शब्द है, जो कानून शब्द है वो अंग्रेजी शब्द के प्राय में इसको हम बोलते हैं लॉ। LOW, लॉ, लॉ बोलते हैं। यह शब्द, ये जो शब्द बना है, जो लॉ शब्द है, ये लॉग शब्द से बना है। किससे बना है? लॉग शब्द से बना है। ठीक है, से निकाल, जिसका अर्थ होता है निश्चित होना। क्या होता है? निश्चित होना। इसका मतलब हुआ कानून शब्द एक निश्चित शब्द है, यानी कानून जो भी बनेगा वो निश्चित होगा, सभी के लिए निश्चित होगा। आपके लिए, मेरे लिए, किसी और के लिए, सभी के लिए। इस जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ तो इतना ही निकलता है। तो हमने मोटा मोटा क्या समझा कि कानून एक ऐसे सिद्धांत का नाम है जो निश्चित वह स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उस पर धारा 302 लगेगी। धारा 302 स्थिर है, निश्चित है, सभी के लिए है ना, कि अगर उसने मर्डर किया तो धारा 300 तहत के तहत उसमें मुकदमा चलेगा। ये निश्चित है और स्थिर है। तो नोट डाउन कीजिएगा कि कानून एक ऐसे सिद्धांत का नाम है जो निश्चित व स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम क्या करेंगे। एक बार हम इसे मिटो लेते हैं, रबड़ रबड़ इरेज़र। ठीक है, और अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो बहुत थिंकर हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने इनके बारे में अपनी अपनी क्या राय दी है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पेन। आप देखिए गैटल जी, गैटल जी, इनका जो नाम था वो था RG गैटल। ठीक है, इनका नाम था RG गैटल। इन्होंने है ना कानून को 3 मोटे वर्गों में रखा है। कानून को
3 मोटे वर्गों में रखा है। देखो, पहला जो वर्ग है उसका है नैतिक कानून। नैतिक कानून। दूसरा जो उसने वर्ग रखा है वो रखा है इसने सामाजिक कानून। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा इसने रखा है वो है राजनीतिक कानून। इसकी परिभाषा को समझ जाएंगे तो आधा चैप्टर आप समझ जाएंगे। तो गेटल महोदय जी ने कानून को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है नैतिक कानून, सामाजिक कानून और राजनीतिक कानून। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून होता है वो 3 वर्गों में विभाजित होता है। पहला जो नैतिक कानून होता है उसके अंदर है ना भावना यानी फीलिंग्स और आंतरिक निर्णय काम करते हैं। जैसे चोरी करना गुनाह है, किसी को चोट पहुंचाना गुनाह है, ये काम करना गलत है। तो ये आपका जो अंदर की जो भावना है ना आपको रोकेगी नहीं, ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, किसी को दुख देना नहीं चाहिए। तो ये नैतिक कानून के नियम के तहत हर आदमी बंधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये नैतिक कानून हुआ जो आदमी आंतरिक निर्णय और अपनी भावनाओं से के अनुसार वो करता है। दूसरा होता है सामाजिक कानून, जो रीति रिवाज और परंपरा से चली जाती है। जैसे आप किसी दूसरे कास्ट में विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई भी तीज त्यौहार बनाएंगे अपनी परंपरा के अनुसार बनाएंगे, चाहे विवाह होगा, तो ये सामाजिक कानून के तहत हो गया। और इसको कोई भी समाज तोड़ता नहीं है, अगर तोड़ेगा तो उसके समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। गांव में ये कानून बहुत प्रचलित होते हैं, आपने देखा होगा ना। तो इसे बोलते हैं सामाजिक कानून। ये रीति रिवाजों पर आधारित होता है और परंपराओं पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजनीतिक कानून की। देखिए, राजनीतिक कानून जो होता है ना वो राज्य द्वारा लागू किया जाता है। जैसे अगर आप किसी को मारपीट करोगे तो राज्य आपको सज़ा देगा। अगर आपने किसी का एक्सीडेंट किया तो राज्य आपको नियमों के अनुसार सज़ा देगा। तो ये राजनीतिक कानून होते हैं जिसे राज्य द्वारा मान्यता मिलती है। राज्य द्वारा मान्यता मिलती है। अगर राज्य मान्यता नहीं देगा तो वो कानून नहीं होगा। तो गेटल जी ने ये कानून को 3 वर्गों में बांटा, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये कानून का अर्थ था। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इस कानून के से समझा क्या। नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। समझने के लिए मैं आपको ना 1-2 परिभाषा और बता देता हूँ जिससे आप इन्हें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जो कानून है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है विधि कानून, और जो दूसरा होता है वो होता है निश्चित विधि। ठीक है दोस्तों, जिसको विधि कानून भी बोलते हैं, कानून भी बोल सकते। ठीक है, इसको मानकीय कानून भी बोलते हैं, इसको मानकीय कानून भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो विधि वाला जो कानून है ये है ना आपकी गुड लाइफ पर न्याय और सदजीवन, यानी न्याय और सदजीवन पर आधारित होता है। सदजीवन पर आधारित होता है। सदजीवन मतलब गुड लाइफ के ऊपर आधारित होता है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो इस विधि कानून के अंतर्गत ये इन चीज़ों पर ये आधारित होता है। अब निश्चित विधि के बारे में हम बात करें तो देखिए, निश्चित विधि में जो है ना न्याय या अन्याय का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसमें न्याय व अन्याय का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि ये नियमों पर आधारित होती है। मान लीजिए मुझे भूख लगी है और भूख लग के मैंने किसी के दुकान से चोरी करके खा लिया, तो कानून की नज़र में तो गुनाह है, लेकिन न्याय और गुड लाइफ की नज़रों में वो गुनाह नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि मैंने जो चोरी की है वो अपनी भूख मिटाने के लिए की, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन निश्चित विधि के अंदर आपकी इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, अगर आपने चोरी किया है तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे न्याय की नज़रों में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस सिचुएशन में आपने चोरी की। वहाँ पे आपने चोरी की तो उसका मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो विधि कानून और निश्चित कानून के अंदर आपको अंतर समझ गया होगा मोटा मोटी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटाते हैं और कुछ परिभाषाएं कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और आप स्टेप टू स्टेप सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मिटा देते हैं और ये हमने मिटा दिया। देखो, परिभाषा डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो परिभाषाओं के बारे में परिभाषाओं के पॉइंट के बारे में बारकर जी और ग्रीन जी, ये जो हैं ये विधि कानून के पक्ष में थे। किसके कानून के पक्ष में थे? विधि कानून के पक्ष में थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कानून किसी भी समाज के न्यायपूर्ण विश्वासों को प्रकट करता है। कानून किसी भी समाज में न्यायपूर्ण की, वो न्याय कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, दंड पे नहीं, विधि पे, नियमों पे नहीं, न्याय कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, और न्याय में ज़रूरी नहीं है कि जो गुनहगार हो वो गुनहगार ही हो। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है दोस्तों, इनका मत था कि समाज न्यायपूर्ण और नैतिक मान्यता वही सब बातें कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जो मान्यता, इनका ये मानना था, जो मान्यताएं होती है और जो न्याय भावना होती है, यही धीरे 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 कानून का रूप धारण कर लेती है। धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ वैध या मान्य ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्य के अनुरूप होता है। और ये जो न्याय होता है, ये जो कानून होता है, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो अभी एग्जांपल आपको दिया ना भूख वाला, कि बच्चा चोरी नहीं करना चाहता था लेकिन उसने भूख के मारे चोरी की, तो इस कानून के तहत वो बेगुनाह होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कानून की मान्यता न्याय भावना, गुड लाइफ और नैतिक मूल्य पर आधारित होती है, जो बारकर जी और ग्रीन जी इसके बड़े समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब बात करते हैं हम निश्चित कानून के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। निश्चित कानून विधि। निश्चित कानून, देखो, इस कानून के अंतर्गत नियमों पर आधारित होता है सब कुछ। किस पे? नियम। ये सभी पे लागू होते हैं। अगर बच्चे ने चोरी करी, चाहे उसकी भावना कुछ भी रही होगी, तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑस्टिन जी, इसके समर्थक कौन थे? ऑस्टिन जी थे, विल्सन जी थे, विल्सन जी और हॉलैंड, ये इनके समर्थक थे। इन्होंने कहा कि न्याय या अन्याय का कोई प्रश्न नहीं उठता, जो भी दंड होगा, जो भी कानून होगा, उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। कानून का संबंध उन निश्चित नियमों से है जो समाज के लिए बाध्य और बंधनकारी होते हैं। इनका कहना था कि जो समाज में जो कानून होते हैं और जो नियम होते हैं, वो सभी को बांध के रखते हैं और उसको बाध्य करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अगर आपने किया तो नियमों के तहत आपको दंड दिया जाएगा। ये निश्चित कानून के तहत ऑस्टिन, विल्सन और हॉलैंड जी का मानना था। तो वुड्रो विल्सन जी ने इसकी परिभाषा भी बहुत अच्छी दी है। उन्होंने कहा है, नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, कि कानून के अंतर्गत वे सुस्थापित विचार को प्रथाएं आती है जिन्हें नियमों के रूप में स्पष्ट और औपचारिक मान्यता मिल गई हो और जिसके पीछे शासन की सत्ता शक्ति हो। इस देखो, जो हमने अभी विधि कानून किया है, उसके पीछे नैतिक मूल्य था, लेकिन इसके पीछे कौन है? सत्ता की शक्ति। ये अंतर है, सत्ता की शक्ति है जो आपको नियमों को बनवाने के लिए बाध्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इन
जो परिभाषा पढ़ी से हमने ऑस्टिन की जो परिभाषा और विल्सन की जो परिभाषा और जो हॉलैंड की परिभाषा, इनसे क्या निकला? देखो, इनसे 4 बातें निकल के आए। जो निश्चित कानून होता है वो मान्यताओं पर आधारित होता है, मान्यताओं पर आधारित होता है। दूसरा, प्रथाओं पर आधारित होता है। तीसरा, औपचारिक नियम होते हैं, मैं अभी समझाऊंगा। और पांचवा, सत्ता की शक्ति होती है। देखो क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले मान्यता होती है, और ये मान्यता रूढ़िवाद चलते रहते हैं। और जब चलते रहने के बाद ये एक सामाजिक नियम बन जाते हैं, और सामाजिक नियम बनने के बाद जब सत्ता इनको अप्रूव कर देती है तो ये कानून बन जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे परंपरा बनी आ रही है कि दादा परदादा या पिता की जो ज़मीन है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें पुत्र का अधिकार होगा। ये हमारी परंपराएं चलती आ रही है। चलते 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 आज भी ऐसा देखा जाता है बहुत राज्यों में कि जो पिता या दादाओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो पुत्रों को मिलती है, पुत्री को नहीं मिलती। अब जाके इसमें कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन पहले से ये मान्यता, ये प्रथा है, और इसको धीरे धीरे औपचारिक नियम में बना लिया गया, और फिर ये जाके नियम बन गए। और कुछ सालों से पहले तक ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर पुत्रों का ही अधिकार होता था, कि भैया पिता मर गए या दादा नहीं है तो जो संपत्ति होगी उस पर पुत्रों का अधिकार होगा। तो ये इस तरीके से कानून निर्माण होता था निश्चित कानून के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हॉलैंड जी की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। हॉलैंड जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉलैंड जी, देखिए हॉलैंड जी ने क्या कहा। हॉलैंड जी ने कहा कि कानून बाहरी आचरण का वह सामान्य नियम है जिसे प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि जो आचरण है वो सामान्य नियम है। आचरण सामान्य नियम है। हॉलैंड की परिभाषा को समझिएगा। और बाह्य आचरण जो होता है, देखो जो आंतरिक आचरण होता है वो उसका तो आपको नैतिक और अपनी भावना ही नियंत्रित करती है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप गलत सोच के उसको व्यवहार कर देते हैं तो कानून आपको नियंत्रित कर सकता है। तो जो बाह्य आचरण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, बाह्य आचरण को नियंत्रण करना। तीसरा पॉइंट है मानवीय सत्ता। ये जो कानून होती है, जो मैंने आपको बताया, ये जो मानवीय सत्ता होती है, यानी कि जो राज्य होता है, ये इसे लागू करती है। और जो इनका उल्लंघन करता है उसे ये दंड देती है। ये निश्चित विधि के अंतर्गत हॉलैंड जी क्या कहते हैं कि जो आचरण है वो सामान्य नियम है, और जो बाह्य आचरण, जो व्यक्ति के बाह्य आचरण है उसे नियंत्रित करते हैं नियमों के द्वारा, सत्ता के द्वारा इसे लागू किया जाता है, और उल्लंघन करने पर जो राज्य होता है वो उसे दंड देता है। यह हॉलैंड जी का मानना था। तो उनकी परिभाषा यही है कि कानून बाहरी आचरण का वह सामान्य नियम है जिसे प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ ली, कानून का अर्थ भी समझ गए। हम बात करते हैं कानून के लक्षण के बारे में। कानून मतलब पता कैसे चलता है कि वो कानून है? लक्षण कुछ तो नज़र आना चाहिए ना, तो उसके लक्षण नोट डाउन कर लीजिएगा। कानून के लक्षण, कानून के लक्षण। पहला, कानून एक सामान्य नियम है। क्या है? कानून एक सामान्य नियम है, क्योंकि सभी के ऊपर लागू होती है।
नोट डाउन करते रहिएगा। दूसरा हमने क्या सीखा इसमें कि ये बाहरी गतिविधियों पर ही आधारित होती है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो ये बाहरी गतिविधियों पर आधारित होती है। तीसरा, इसे सत्ता लागू करती है। सत्ता लागू करती है। आप वर्ल्ड में कहीं जाइए, कानून के आपको यही लक्षण मिलेंगे। चौथा, कि कानून राज्य बनाता है और लागू करता है। ठीक है दोस्तों, कानून के लक्षण है, ये सामान्य नियम है क्योंकि सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। आपकी बाहरी एक्टिविटी को पर ये आधारित होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको ये नियंत्रित करते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो दंड मिलेगा, सही कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखेगा। सत्ता इसे लागू करती है और राज्य इसे बनाता है। ये कानून के सामान्य लक्षण है। नोट डाउन कर लीजिएगा, हमने जितनी परिभाषा और अर्थ पढ़ी उससे यही निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे ऑस्टिन जी ने कहा था कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। यहाँ पे संप्रभु का मतलब है राज्य। कानून क्या है? राज्य की आज्ञा है, यानी राज्य ने कहा कि ऐसा करना है तो ऐसा वो करना पड़ेगा। अगर राज्य ने कहा है ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। राज्य ने कहा कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको दंड मिलेगा क्योंकि आपने राज्य के आज्ञा का उल्लंघन किया है। पाउंड शब्द क्या, पाउंड जी क्या कहते हैं? पाउंड जी कहते हैं कि न्याय की प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। पाउंड जी कहते हैं कि जो प्रशासन में जो नियमित कानून है या जो न्यायालय द्वारा जो किए गए जो लागू नियम हैं उसे कानून कहते हैं। इनकी परिभाषा इतनी प्रचलित नहीं है। विल्सन जी की, हॉलैंड जी की परिभाषा काफ़ी प्रचलित है। ग्रीन जी की, ऑस्टिन जी की, उनको याद रखिएगा, उनको ज़्यादा मान्यता मिली है। ग्रीन जी क्या कहते हैं? अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू करती है। यानी आपके अधिकार और आपके कर्तव्य की उस पद्धति यानी उस प्रोसेस को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू कर देती है। अगर लागू नहीं करती, जैसे बाहर घूमना, विवाह करना, कार्य करना, बोलना, ये सब आपके अधिकार और कर्तव्य में आता है, तो कानून इसे क्या कर देती है? लागू कर देती है, जो कि नियम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप विवाह करने का अधिकार है, बाहर कार्य करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, ये राज्य ने लागू कर दिए और ये कानून बन गया। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन जी का मानना था। हॉलैंड जी की परिभाषा हमने पढ़ी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। हॉलैंड जी ये भी कहता है, आचरण के उन नियमों, सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित रहते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। अभी अभी मैंने आपको ये पॉइंट वाइज समझा दिया था। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप बात करते हैं कानून के तत्व की। कानून के तत्व जो मैं कानून के स्रोत की बात करता हूँ। कानून के स्रोत यानी कि जो भी कानून नियम किसी राज्य में बनते हैं, चाहे घर में बनते हैं, तो वो उसके स्रोत कहाँ हैं, मतलब वो किस चीज़ से लिए गए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पिताजी ने बोला कि ये काम नहीं करना है। क्यों? परंपराओं पे आधारित है। आपने जात में ही शादी करनी है, परंपरा पे आधारित है। जैसे ही परंपरा चली जा रही है, 30 त्योहार में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ऐसे खाना खाना है, रसों में बिना नहाए नहीं जाना है। तो ये परंपरा चलती आती रहती है और घर में वो एक तरह से नियम में बन जाते हैं। उसी तरीके से राज्य में भी जो कानून बनते हैं तो उसमें कुछ स्रोत होते हैं जहाँ से वो पिक किए होते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें मान्यता मिल जाती है और कानून बन जाते हैं। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो कानून का स्रोत है वो है रीति रिवाज। पहला जो कानून है वो रीति रिवाज है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो पूरा का पूरा रीति रिवाज पे आधारित है।
वहाँ पे जो जो भी परंपराएं चलती आ रही है उसी को उन्होंने कानून में कन्वर्ट कर दिया है और उसी के ऊपर पूरे इंग्लैंड की सत्ता चलती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो भारतीय संविदा अधिनियम है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, उसका कोई लॉ नहीं है। वो जैसे ही परंपरा चलती आ रही है वैसा आज भी चल रहा है। जैसे आप कमेटी लोग भरते हैं, तो कमेटी का कोई नियम थोड़ी ना कि इस तरीके से भरना, इस तरीके से नहीं भरना। वो एक तरह से आपस की कॉन्ट्रैक्ट है, वो रीति रिवाज चलता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, विवाह का हो गया। विवाह का कोई नियम थोड़ी ना है, सरकार ने ऐसा कोई नियम थोड़ी ना बनाना है कि 7 फेरे लेना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है, मांग में सिंदूर भरना जरूरी है, मंगलसूत्र पहनना जरूरी है। ये रीति रिवाज से पिक लिया, जो हमने नियमों में बांध लिया। ठीक है, तो उन नियमों को सरकार ने मान्यता दी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कानून बना दिया। जैसे हिंदू एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, विषय स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया। ये इसी तरीके से बनाया जो हमारे रीति रिवाज और परंपराओं से चले आ रहे हैं। दूसरा कानून का स्रोत क्या है? वो है धर्मशास्त्र। याद रखिएगा, जो इंग्लैंड का कानून है वो रीति रिवाज पर आधारित है। और वहाँ का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, कानून का जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वो है धर्मशास्त्र। कैसे? देखो, पहले ज़माने में भारत में जो कानून बनाता था वो राजा नहीं बनाता था। राजा जो परंपराएं जो चल रही थी उसी को कानून मानता था। जैसे मुस्लिम में, जब हमारे भारत में मुस्लिम शासकों ने राज किया तो वो कानून शरीयत या कुरान के हिसाब से चलाते थे कि आपने अगर चोरी किया तो 10 कोड़े लगेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो 100 कोड़े लगेंगे। तो उस तरीके से कुरान के आधार पे वो परंपराएं चली आ रही थी। इसी तरीके से प्राचीन काल में गीता, कुरान, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसी पे जो लिखे होते थे कि अगर आप जो काम गलत काम करोगे तो उसको अकॉर्डिंग आपको ये दंड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि गौतम सूत्र में ये लिखा भी गया है कि व्यवहार कानून का आधार श्रुति वेद या ग्रंथ है। तो हमने कुछ जो कानून और जो नियम हैं जो परंपराओं में चले जा रहे हैं वो धर्मशास्त्र से भी लिए। चोरी नहीं करना, हमारा धर्मशास्त्र कहता है चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे या वेद या कुरान पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा कि चोरी करने में क्या दंड दिया जाएगा। तो ये धीरे 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 रीति रिवाज चलते आगे। छोटी चोरी करेंगे तो छोटा दंड, बड़ी चोरी करोगे तो बड़ा दंड। तो धीरे 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 राज्य इस परंपराओं को आचरण में लेता गया और एक नियम बन गया। तो धर्मशास्त्र भी इसका स्रोत है। तीसरा पॉइंट, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग अपनी समस्या को लेकर राजा के पास जाते थे और राजा अपने निर्णय के अनुसार उनको न्याय देता था। लेकिन जब दोबारा वही केस जाता था तो राजा के उसी निर्णय को लागू कर दिया जाता था। इसे बोलते हैं न्यायिक निर्णय। आज भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी फंस गई, ठीक है, कोई कैंसिल होगी, तो किसी और राज्य में अगर वैसा ही केस रिजॉल्व कर दिया गया होगा या रिजॉल्व हुआ होगा तो उसी न्यायिक निर्णय की टिप्पणी के आधार पर आप केस लड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं हम न्यायिक निर्णय। इसे न्यायिक विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक, इसे क्या जाता है? न्यायिक विधि भी कहा जाता है। न्यायिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक टीकाएं। वैज्ञानिक टीकाएं, इसको समझिएगा। देखो, जो भी हमारे में प्रथाएं चलती है, रीति रिवाज चलते हैं, उनका ना वैज्ञानिक लोग विश्लेषण करते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, अब के ज़माने में क्या होता है, और विश्लेषण करने के बाद उसके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और निष्कर्ष करने के बाद उस चीज़ पे वाद विवाद होता है, दलील होती है, और फिर उसमें से जो बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, वो हमारा कानून ग्रहण कर लेता है और उसे ही कानून बना दिया जाता है। जैसे हिंदू विवाह। अब हिंदू विवाह कितने ज़मानों से होता आ रहा है कि 7 फेरे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब इसमें से
अब इसमें से हिंदू विवाह एक्ट में क्या गया कि अगर आपके पास शादी की फ़ोटो है, 7 फेरे लिए हुए आपके साथ खड़ी है, तो आप इसके अनुसार ये साबित कर सकते हैं कि हमने विवाह किया है। जब आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वो मजिस्ट्रेट क्या देखता है कि फ़ोटो दिखाइए, शादी का कार्ड दिखाइए, तभी आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है ना। तो ये सब जो नियम बने हुए हैं ये वैज्ञानिक रीति रिवाजों से बने हुए हैं, या उत्तराधिकारी या संपत्ति का अधिकार, ये सब जो चीज़ें ली गई हैं ये वैज्ञानिक टीका गई है, फिर इसका निष्कर्ष निकला है, दलील निकली है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर ये कानून बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। पांचवा है सुनीति। सुनीति को न्याय भावना भी बोलते हैं, न्याय भावना। इसको समझते क्या होता है। देखो कई बार है ना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कोई नियम बने ही नहीं होते। आप उस केस को भी रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है कि जब नियम ही नहीं बने तो उस पर न्याय कैसे किया जाए। तो उसमें क्या होता है, जो जज होते हैं, जो न्याय लोग होते हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुभव से अनुसार कुछ उस पर न्याय कर देते हैं, जो आगे चलकर उस जैसे केस के लिए वो कानून बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब आता है छठी चीज है विधि निर्माण। देखो कानून का निर्माण विधानमंडल करता है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका दंड देती है। तो कानून का प्रमुख स्रोत विधि निर्माण हो गया। भारत में 368 के तहत संशोधन हो सकता है कानून के अंदर। और ये करती क्या है विधानपालिका करती है जो पुराने कानून हैं उसको बदलती है, उसमें संशोधन करती है, और जो कानून आप प्रचलित नहीं है उसे निरस्त भी कर देती है और नए कानून का निर्माण भी करती है। तो कानून का प्रमुख स्रोत विधि निर्माण भी होता है। या विधि निर्माण में विधानमंडल कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका दंड वगैरह देती है। तो आज हमने कानून के प्रमुख स्रोत के बारे में बात की और उसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो कक्षा का हमारा जो प्रमुख मुद्दा था वो था कानून के अर्थ को समझना, कानून की परिभाषा को समझना, कानून के लक्षण को समझना और कानून के स्रोत को जानना। इसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम कानून के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके पार्टों के बारे में पढ़ेंगे जो टॉपिक छूट गया है। तो दोस्तों आपको ये हमारी यूट्यूब सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी जो कुछ डाउट्स है मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्ञान बांट सकते हैं ज़रूर बांटिएगा। हमारे चैनल का नाम है कोर्स नट यूट्यूब चैनल, इसे लाइक और शेयर कीजिए और यूट्यूब के साथ मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैंने टाइम टेबल आपको बता चुका हूँ कि हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मेरी एक वीडियो जा भी चुकी है जिसमें मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और मैं आपको पर वीक मॉक टेस्ट भी दूंगा जिससे मुझे आपका पता चलता रहेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपने सीखा है वो कितना लेवल सीखा है, जिससे आप अपने आप को खुद भी जज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कोर्स नट चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।